हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने अन्योन प्रेरण से संबंधित घटनाएं आपको बताई थी कि अन्योन प्रेरण की घटनाएं होती कैसी हैं। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड आज का ये टॉपिक है कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व, यानी अगर दो समतल कुंडलियां पास पास रखी गई हैं तो उनके बीच अन्योन प्रेरकत्व कितना होगा, उसका कैलकुलेशन हम अन्योन प्रेरण के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो अब अन्योन प्रेरण की परिघटना को थोड़ा सा रिवाइंड करो। अभी कल का ही लेक्चर है, ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी पहली कुंडली है, ठीक है, और ये दूसरी कुंडली है। अब इसी में वो अन्योन प्रेरण की परिघटना को अप्लाई करना है। तो क्या होगा कि अगर हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने की वजह से द्वितीय कुंडली से क्या होगी, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, और अगर इसके मान में हम परिवर्तन करते हैं, इसके धारा की वैल्यू को चेंज करते हैं तो इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इस दूसरे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या आरपी और द्वितीय कुंडली की त्रिज्या आरएस है। प्राथमिक कुंडली में माना, प्राथमिक कुंडली में या पहली कुंडली में फेरों की संख्या एनएस एनपी, प्राथमिक है ना, एनपी, व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। ठीक है, एनएस है। तो पहली कुंडली से संबंधित, अब पहले कुंडली में हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले कुंडली में जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस कुंडली के केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा, ठीक है, आईपी का मतलब प्राथमिक, प्रवाहित करने से कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होगा, μ0 IP बटे 2R। ये एक फेरों से संबंधित उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें फेरों की संख्या हमने कितनी मान रखी है, NP, तो कितना हो जाएगा, NP से आगे गुणा कर लो। ठीक है, NP इंटू μ0 IP बटे R, ये इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ इसके सेंटर पे, जिसकी वजह से ये सब बल रेखाएं निकलेंगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। ठीक है, अब देखो प्राथमिक कुंडली में जब हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे या इसमें धारा की वैल्यू को बदलेंगे तो इससे द्वितीय कुंडली से संबंधित जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, इसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, अगर एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 5, ठीक है, 5s है। एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 5s है। तो n फेरे इसमें भी हैं। ठीक है, तो कितने फेरे हैं इसमें, ns, यहीं कहीं लिखा होगा, ये रहा। ठीक है, तो फेरों की संख्या ns है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, ns। और ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, किस पर डिपेंड कर रहा, धारा पर। जितनी धारा के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं उतना इसके मान में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं, NS 5s इक्वल टू MIP। ठीक है, जहाँ पे M क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। M क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS 5s अपॉन IP। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फाई एस कितना होगा, फाई एस कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
फाई इजकल टू फाई एस इजकल टू बी इंटू ए, बी इंटू ए, ठीक है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और ए क्या है? इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना है? त्रिज्या कितनी है? भाई वृत्त टाइप का है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू पाई आर एस स्क्वायर, बी इंटू पाई आर एस स्क्वायर। और यहाँ से बी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रख दो, ठीक है। तो फाई एस की जगह पे हम क्या रखेंगे अब? तो फाई एस की जगह पे हो जाएगा हमारा एन पी म्यू 0 आई पी बटे 2 आर पी, ठीक है। ये प्राथमिक कुंडली है, यहाँ पी लिख लो, पी छूट गया है, जिससे याद रहे कि कौन प्राथमिक कुंडली है और कौन द्वितीयक कुंडली है, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, किसकी जगह पे रखोगे? फाई एस की जगह पे। तो फाई एस की जगह पे रखेंगे तो एम इजकल टू हमको क्या मिलेगा? एम इजकल टू मिलेगा एन एस एन पी म्यू जीरो और इसमें है पाई आर एस स्क्वायर और रहेगा पाई, यहाँ तो जगह कम पड़ रही है, ठीक है। तो देखो हम बी की वैल्यू यहीं पे रख देते हैं, एन पी म्यू 0 आई पी बटे 2 आर पी इंटू पाई आर एस का स्क्वायर, ठीक है। छोटा छोटा लिख दिए तो आ गया यह बटे आई पी। अब ये वैल्यू हमने कहा फाई एस की रखो, फाई एस की वैल्यू अभी पूरी नहीं हुई, कितना हमने रखा? एन पी म्यू 0 आई पी और क्या है? पाई आर एस का स्क्वायर, ठीक है। और बटे में है कितना? इन बटे में आ गया 2 आर पी। अब देखो आई पी से आई पी कैंसिल आउट हो गया, आया क्या? आ क्या रहा है? एम इक्वल टू एन एस एन पी म्यू 0 पाई आर एस स्क्वायर अपान नीचे आ रहा 2 आर पी, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएं, तो हमको क्या मिलेगा? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन एस इंटू एन पी, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन एस इंटू एन पी। भाई अगर म्यू 0 पाई आर एस आर पी, ना तो इसकी त्रिज्या बदलने वाली है ना तो इसकी त्रिज्या, अगर हम इसको में फेरों की संख्या यानी जितना अधिक फेरें, कुंडली में फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा अन्योन प्रेरण ज़्यादा आएगा, ठीक है। उतना ही अन्योन प्रेरकत्व यानी m की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। क्लियर है? यही आपका फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है। और ये जो है जब ये कांस्टेंट हो जाए तब ये डिपेंड निर्भरता, यानी अन्योन दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक अगर पूछा जाए कि किस चीज़ पर डिपेंड करेगा तो उनकी फेरों की संख्या पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दो समतल कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व, ठीक है। तो स्वप्रेरकत्व भी देख लेते हैं, अन्योन प्रेरकत्व हो गया, यहाँ पे करते हैं स्वप्रेरकत्व। अब यहाँ पे दो क्योंकि स्वप्रेरकत्व हो रहा है ना, तो दो समतल कुंडली नहीं होगा, एक ही समतल, ठीक है। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इसके लिए दूसरा फिगर बनेगा, ठीक है। तब तक हम फिगर उगर बना लेते हैं और वीडियो को रोक देते हैं जिससे जो है आपका टाइम बचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं ये हमारी कोई समतल कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है और इसमें फेरों की संख्या n है। तो लिखो माना समतल कुंडली की त्रिज्या r व फेरों की संख्या n है, ठीक है। अब अगर इसमें हम कोई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो I धारा प्रवाहित करने के कारण धारा
I प्रवाहित करने के कारण इसके केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा ना। प्रवाहित करने के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा? म्यू 0 I अपान 2R होता है, वो एक फेरों के लिए कितना होता है? म्यू 0 I बाई 2R होता है। अब इसमें फेरों की संख्या n है तो n से गुणा कर लो, ठीक है। तो V इक्वल टू कितना हो गया? n इंटू म्यू 0 I बाई R, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखो, अगर इसमें हम धारा के मान में परिवर्तन करें तो चुंबकीय जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के मान में जब परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर इसके एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना हो? फाई हो, ठीक है। एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना हो? फाई है, तो n फेरों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? n फाई होगा कि नहीं होगा? और ये n फाई किस पर डिपेंड है? I पर। जितना ज़्यादा धारा के मान में चेंजेस करेंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में चेंजेस आएगा, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आते हैं। वहाँ पे अन्योन्य प्रेरण में हम ले आए थे m, स्वप्रेरण में ले आएंगे l, ठीक है। पहले ही बता चुके हैं n फाई इक्वल टू l I, तो l इक्वल टू क्या हो गया? n फाई अपॉन I, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है भाई? चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? B इंटू ए। अब कुंडली के केंद्र चुंबकीय क्षेत्र कितना है? ये है, और ए यानी कुंडली का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बी की वैल्यू यहां से n म्यू 0 I अपान 2R इंटू पाई आर स्क्वायर ए, इसका क्षेत्रफल। ये हो गई हमारी फाई की वैल्यू। अब यही फाई की वैल्यू उठा के कहाँ? यहाँ पे पुट कर दो, फाई की वैल्यू रख दो, तो एल इक्वल टू क्या मिलेगा? तो एल इक्वल टू हो जाएगा n, फाई की वैल्यू n म्यू 0 I बाई 2R इंटू पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आया कितना? एल इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर म्यू 0 I बाई 2 इंटू पाई आर। अब देखो, अगर ये इतनी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं, ये इतनी सारी चीज़ें क्या हो जाएं? कांस्टेंट हो जाएं। म्यू 0 कांस्टेंट है, इसमें अगर धारा को भी हम कांस्टेंट कर दें, अब ना बदलें, ठीक है। और जब कुंडली की त्रिज्या भी वही रख लो, तो अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई तो हमारा जो स्वप्रेरण गुणांक है L डायरेक्टली किस पर डिपेंड हो गया? L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। अगर हमें स्वप्रेरण गुणांक ज़्यादा चाहिए तो क्या करो? कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दो, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भंवर धारा, ठीक है। तो देखते हैं भंवर धाराएं क्या है। आज भंवर धाराओं को पढ़ लेते हैं, कल इसके अनुप्रयोग और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, 2 टॉपिक और है। इसको क्लियर करके ये चैप्टर आपका खास से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखते हैं अगला टॉपिक, भंवर धाराएं। इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र जो है काफ़ी स्ट्रांग है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है।
जब किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े के, मान लो ये हमारा धातु का टुकड़ा, इसको हम रख देते हैं या ऐसे गति कराते हैं, तो जब ऐसे इसको गति कराएंगे या इसमें ऐसे मूव कराएंगे तो गति करने के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। भाई देखो ऐसे है तो ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही, ऐसे 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 यहाँ पहुँच गया तो देखो एकाध चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजर रही, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण इस धातु के टुकड़े के चारों ओर एक चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, इस तरीके से चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं जो जल में उत्पन्न भंवर के समान होता है, इसीलिए इस धारा को नाम दिया गया है भंवर धाराएं। ठीक है, भंवर धाराएं। इसका आप सीधा सीधा जी प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कोई बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, ठीक है, उसमें कोई भी लकड़ी का टुकड़ा रख दे या कुछ मत रखो, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली धातु के टुकड़े की जगह अपना हाथ ले जाओ, हाथ को ऐसे बाल्टी में क्या करो, ऐसे चारों ओर घुमाने की कोशिश करो, या ऐसे चारों ओर जब घुमाओगे तो घुमाने के कारण क्या देखने को मिलेगा, जो जल है, जो हमारा जल है, वो जल भी क्या करेगा, हमारे इस हाथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल हाथ के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाना शुरू कर देगा, बिल्कुल चक्कर की तरीके से। ठीक है, और वो इस तरीके से चक्कर लगाए जैसे पानी में कहीं भंवर नहीं उठती, बिल्कुल उसी तरीके से चक्कर लगाता है। इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया भंवर धाराएं। अब इस भंवर धाराएं के भी कुछ यूजेज हैं, कुछ उपयोग हैं। इन यूजेज और उपयोग को जो है हम लोग कल पढ़ लेंगे, क्योंकि कल जो है एक ही टॉपिक बच रहा है, तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो ना बने, इसलिए थोड़ा बहुत कल के लिए रखते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल आप लोग करके देख लीजिएगा, कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं किया, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमने प्रैक्टिकल किया और चीज़ें हमको देखी। क्योंकि भाई फिजिक्स जो है आपके डेली लाइफ से चीज़ें जुड़ी हुई है। आप जो भी कुछ हम बताते हैं आप उसके करके देख सकते हैं आसानी से। अब जैसे ये एग्जाम्पल मैंने बताया, आप इसको करके देखो कि ये जो मैंने बताया आपको, ये परिघटनाएं वास्तव में हो रही है या फिर ऐसे ही है। ठीक है, इसको आप अगर करके देखेंगे तो ये आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।